गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना चल रहा है फोर्थ लेसन पद्य भाग में काव्यांश में है रघुवीर सहाय का। तो वही है जीवन परिचय। तो रघुवीर सहाय का जीवन परिचय देते समय अपन पढ़ते हैं कि रघुवीर सहाय का जन्म सन 1929 में लखनऊ कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश। तो इसको अपन जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? रघुवीर सहाय का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सन 1929 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में, आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता में कौन कौन सी रचनाएं हैं? ऑल इंडिया रेडियो में हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे, फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान में से संबंध रहे। इनको कौन कौन से पुरस्कार या सम्मान मिले? इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला और इनका निधन कब हो गया? 1990 में दिल्ली में। तो ये तो इनके जीवन के संबंधित कुछ बातें थी। अब आता है कि इन्होंने अपने जीवन में क्या व्यवसाय किया, क्या काम किया, ये इतने प्रसिद्ध क्यों हुए, इनकी रचनाएं इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई, ऐसी क्या बातें या क्या विचार इनकी कविताओं में थे जिनके कारण ये प्रसिद्ध कवियों की श्रेणी में आए। इन्होंने लिखा है, देखिए एक श्लोक लिखा ऊपर, कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में उन्होंने कविताएं लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविताएं लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट, आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छदम इनकी कविताओं में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटें नहीं रह जाते। आत्मान्वेषण अर्थात आत्मा को चेतन करने का माध्यम बन जाते हैं। आत्मवेषण किसी की आत्मा जैसे सो जाती है या कहे ना सोई हुई आत्मा को जगाना। तो इनकी रचनाएं ऐसी हैं कि सीधा आत्मा पर, सीधा आंतरिक मन पर अटैक करती। यह ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार, कहानीकारक और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया है। आगे क्या कहते हैं? जाति या व्यक्तिक स्मृतियां उनके यहाँ नहीं के बराबर है, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग भुजी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविताएं पटी पड़ी। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं, पर ज्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा। कहने का तात्पर्य कि इनकी काव्यों में जो रस हैं, अलंकार हैं, छंद हैं, हालांकि प्रयोग किया है लेकिन ना के बराबर। अब आपके पाठ में जो इनकी रचनाएं हैं, उन रचनाओं के बारे में और इनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना दुर्भाग्य और त्रासदी का अर्थ होता है दुखी देना, तड़फना को उन्होंने देखा। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता क्या है? छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार। छोटे यानी कद से छोटे नहीं, समाज में ऐसा तबका, ऐसा वर्ग जो पीड़ित है, शोषित है, जो अभाव में जीता है, उनके वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते थे,
बल्कि जिनको समाज में हाशिया पर रखा जाता है। हाशिया शब्द होता है कि समाज में जिसको टॉर्चर किया जाता है, उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवर की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों पर ध्यान खींचा। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ये तो थे उनके जीवन के बारे में कि उन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी कहानियों में, अपने नाटकों में, अपनी पत्रकारिता में किन किन विषयों को स्थान दिया। अब अपने यहाँ जो कविता दी गई है, उस कविता का मूल भाव, उस कविता का प्रतिपाद्य इसमें दिया गया है। अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर साय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यह प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो लोग भूल गए हैं कि संग्रह से ली गई है। शारीरिक चुनौतियों को झेलते व्यक्ति में से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगी माँ की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को भी रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना है, दुर्भाग्य है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। साय जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। इस पाठ को शारीरिक चुनौती झेलते जो लोग हैं उनके प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने घोर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। तो ये थी, क्या समझे बेटा इस कविता से? अब मैं आपको इसका मूल भाव बताता हूँ। कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, जो बताया, उसका मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, विवरण करना चाहता हूँ साधारण एक सरल भाषा। कवि ये कहना चाहता है कि समाज में हर तरह के जीवन को आपने देखा। सामान्य जीवन होता है जिसमें किसी प्रकार की शारीरिक विकृति नहीं होती। देखिए, विकृति का अर्थ होता है कमी। कोई शरीर में जैसे हाथ है, पाँव है, शरीर का कोई भी अंग है। कई बार क्या होता है कि जब भगवान किसी को जन्म देता है तो उसमें किसी न किसी तरीके से कोई न कोई कमी छोड़ देते हैं। तो वो कमी और हर इंसान में नहीं होती, वो कुछ एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें उस समाज में उसमें कोई ना कोई शारीरिक विकृति पैदा हो जाती है। वो जन्म से है, उसमें इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऐसे में वो समाज से कटे कटे रह जाते हैं। वो समाज से कटे कटे रहते हैं क्योंकि एक समाज में जहाँ 2 या 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें शारीरिक विकृति है, तो वो और बाकी के जो स्वस्थ हैं उनमें किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं, तो वो बेचारे उन शारीरिक विकृति वालों के साथ, मतलब एक कहते हैं ना, मजाक कह लो या उनकी हंसी उड़ाना कह लो, इस तरह से करते।
जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि काना व्यक्ति है, बेचारा आंख में विकृति है, काना है, तो उसको सब वो कहानी है कहानी, तो वो बेचारा दुखी हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ ये बताया गया है कि भाई हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ जिनमें भगवान ने शारीरिक विकृति कर दी है और वो हमारे बीच में है, तो हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये कवि का मूल उद्देश्य है। इसमें उसने मीडिया को लिया, टेलीविजन को, कि टेलीविजन में क्या होता है बेटा, सब अपने अपने चैनल्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप टीवी देखते हैं तो उसमें आपने पता होगा ये फलाना है, जैसे समाचारों के पता नहीं कितने चैनल हैं, तो सब अपने अपने चैनल को प्रसिद्ध करना चाहते हैं। तो इसमें उन्होंने देखा कि यार हमारे चैनल में इस तरह से अगर हम किसी अपाहिज को लाएंगे और उसको अगर अपन उसके टीवी पर प्रस्तुत करेंगे, तो लोग जब अपाहिज से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो रोएगा, और वो रोएगा तो दर्शक जो हैं वो भी रोएंगे। और इस तरह से जब हम एक दो ऐसा कार्यक्रम करेंगे तो हमारा चैनल प्रसिद्ध हो जाएगा। है तो ये समाज का कार्य, सामाजिक उत्थान का कार्य। उनका भी, टेलीविजन वालों का भी उद्देश्य होना चाहिए कि हमें ऐसे लोगों को टेलीविजन पर दिखाना चाहिए और उस विकृत व्यक्ति को ये संदेश देना चाहिए कि भाई भगवान ने हमें जो विकृति दी है, उस वो विकृति किसी इंसान ने नहीं दी, वो भगवान ने दी है, तो हमें उस चुनौती को, भगवान ने जो दी है उस चुनौती को झेल करके भी हमें हंसते हुए जीवन जीना चाहिए। ये उद्देश्य होना चाहिए था इस कार्यक्रम का, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो यहाँ कवि कटाक्ष कर रहा है कि ये भी सब अपने स्वार्थ के बलबूते पर इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि हमारा जो समाज है वो कितना स्वार्थी है। सब अपने स्वार्थ के आधार पर ही किसी ऐसे बेचारे अपाहिज के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। तो बेटा ये चीजें आप लोगों को इसलिए बताई कि ये इसलिए भी अच्छी है ये कविता कि बेटा किसी भी दुखी व्यक्ति को, जो कि किसी में शारीरिक विकृति है, उसके साथ अगर हम उसकी उस अपाहिजपन का, उस विकृति का अगर हम मजाक उड़ाएंगे, उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तो इससे जो समाज है वो समाज तो आपको दोषी बताएगा, या कहेंगे वो समाज तो आपको यातनाएं देगा, लेकिन सबसे बड़ी है कि वो जो अपाहिज है बेचारा असमर्थ है ना, आप समर्थ हैं, वो असमर्थ है, तो वो आपको आपके इस कृत्य पर क्या देगा बेटा, बद्दुआ देगा। और कहते हैं बेटा किसी दुखी व्यक्ति की जो बद्दुआएं होती हैं वो आपको 100% इफेक्ट करती हैं। इसलिए आप कभी भी किसी भी समाज में जो आपको मिले ऐसा अपाहिज या जो कह सकते हैं कि विकृत व्यक्ति मिले, उसकी विकृति का कभी मजाक ना बनाएं, उसे अपने साथ मिलाकर चलें, उसे इस बात का एहसास ना दिलाएं बार बार कि आप अपाहिज हैं, आप में विकृति है, बल्कि जब कभी वो हेल्प चाहे, आप उसकी हेल्प करना चाहें, और अरे तेरे से ऐसा नहीं होगा, अरे चल मैं कर देता हूँ, ऐसा नहीं, बल्कि उसको आप मोटिवेशन के तौर पर ये कहें, क्यों कर, तू कर, इसे कर सकता है, ऐसा थोड़ी है कि हम हमेशा हम तेरे साथ रहेंगे, तू भी करना सीख। तो ऐसा करेंगे ना तो वो अपने आप को ये महसूस करेगा कि भाई मैं भी इस समाज का हिस्सा हूँ, मैं भी इस समाज में रह सकता हूँ, मैं भी इस समाज के साथ अपना जीवन यापन हंसी खुशी कर सकता हूँ। अगर बार बार हम उसको क्या करेंगे, उसके अपाहिज होने पर उसके साथ अपन सिंपत्ति दिखाएंगे, उसको कहेंगे अरे नहीं 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 यार तू तेरे ये है, तेरे में तो ये कमी है, तेरे में तो ये कमी है, तो बार बार अगर उस कमी को अपन उसके सामने जाहिर करेंगे तो वो और बेचारा शक्तिहीन होता चला जाएगा और समाज से कटता चला जाएगा। तो इसलिए ये कविता आपको ये संदेश देती है, कवि का यही उद्देश्य है कि हमें समाज में सब लोगों के साथ, चाहे वो उसको मानसिक कोई विकृति हो या शारीरिक कोई विकृति हो, उसके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो ये प्रश्न बनता है, इसमें 2 प्रश्न बन गए।
और बेटा आप किया करो ये प्रश्न, क्योंकि आगे चल करके जैसे आपको अभी 12th में आप ले लो, 12th के जो बच्चे थे उन बच्चों को हमने जैसे सिलेबस का जो भी प्रश्न उत्तर थे या जैसे कहें लिखित जो काम है उस काम के आधार पर ही उसको नंबर जाएंगे यहाँ से। तो ऐसा अगर ऐसा हुआ और क्लासेज नहीं लगी, ऑनलाइन क्लास चलती रही, तो बेटा आपका भी लिखित रिकॉर्ड देखा जाएगा। तो आप धीरे 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 इनको आप करते रहें। अब जब भी कभी आपसे या तो फ़ोन से बातें की जाएंगी या आपको पर्सनल मिला जाएगा, और आपका जिस तरह से और विषयों का जो चेक हो रहा है उसी तरह आपका भी हिंदी का भी चेक हो। तो इसमें दो प्रश्न है, एक तो क्या है कवि का जीवन परिचय रघुवीर सहाय का, दूसरा है कि कैमरे में बंद अपाइज जो कविता है इसके माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है। ये दोनों बातें मैंने बताई आपको। एक कविता का मूल भाव भी वही है और वो जो संदेश देना चाहता है वो भी यही है। समझ में आई भाई? तो अब इसका अनुवाद हम आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, जैसा भी आपको है इसमें जो भी प्रश्न बनेगा उस प्रश्न का हम आपको बताते रहेंगे। तो छोटी सी बातें आपको जो है धीरे धीरे समझ में आएगी। नहीं आती है तो बेटा आप सर से फ़ोन कर लिया करो, यानी मेरे नंबर है आपके पास, उसको दोबारा तिबारा फिर से जैसा भी कहेंगे आप हम पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।